नमस्कार। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, राजनीतिक घटनाओं पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बच पाता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। और शायद यही पत्रकारिता का धर्म भी है। आज दरअसल हम बातचीत करेंगे श्रवण गर्ग जी से, उनकी टिप्पणी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले दौर के चुनाव के पहले जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे को अपनी राजनीति के केंद्र में या चुनावी प्रचार के केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका क्या मतलब है। जैसे कि पिछले दिनों जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से कर दी। जब तेजस्वी यादव की तस्वीर आई मछली खाते हुए, तो यह बताने की कोशिश की गई कि दरअसल यह तो मुगल सल्तनत की मानसिकता है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को एक साथ वो दो शहजादे बुलाते हैं, सुल्तान जैसे शब्द की उत्पत्ति वो करते हैं, और साथ ही साथ लगातार अपने भाषणों में विपक्ष को, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के बारे में वो कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण से भी इन लोगों को परहेज है, और ये तो चाहते ही नहीं कि राम मंदिर का निर्माण हो। ये सारे के सारे लोग सनातन विरोधी हैं। हमने 2014 और 2019 के इलेक्शन कैंपेन को, प्रधानमंत्री के कैंपेन को बहुत बारीकी के साथ हमने उसको ट्रैक किया था, और मुझे यह बात चौंकाती है कि पहले दौर के चुनाव के पहले ही हिंदुत्व के मुद्दे को इतनी तेजी के साथ उठाना, हर रैली में उसका जिक्र करना, पूरे विपक्ष को हिंदू विरोधी, मुस्लिम परस्त, सनातन विरोधी बताने की कोशिश करना, आखिर इसका मतलब क्या है। आज हम श्रवण जी से पूछेंगे कि दरअसल ये क्या कहानी कहता है, और वो हमारे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, डिकोड करेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जो आपका अपना कार्यक्रम है। तो ये जो हिंदुत्व की तरफ बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, कहीं प्रधानमंत्री जी थोड़े नर्वस तो नहीं दिखाई पड़ रहे, कहीं थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखाई पड़ रहा? नहीं, प्रधानमंत्री जी नर्वस भी नहीं है, गड़बड़ भी नहीं है। ये जो इमीडिएट ट्रिगर है इसका, वो जो उनका आज अमरोहा में भाषण है, वो है जिसमें उन्होंने काफी परोक्ष रूप से इस्लाम को या मुसलमानों को एक तरह से कॉर्नर किया है, हिंदुत्व की बात की है। पर जो बेसिक है वो ये है आशुतोष जी कि एक जो प्रचार हो रहा है, खासकर CSDS लोक नीति के सर्वेक्षण के बाद से विशेषकर, कि लोगों ने कहा कि हिंदुत्व को 2% लोग ही मानते हैं। उन्होंने जो एक प्रचार है, या मंदिर को 8% ही मानते हैं या महत्व देते हैं। ये बड़ा एम्ब्रेसिंग है बीजेपी के लिए, और वो एम्ब्रेसिंग इसलिए है कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को नर्स कर रहे हैं वो 2002 से खास करके, वो पूरी की पूरी डिमोलिश, कोलैप्स हो रही है ये इस मिथ से। अब वो एक जो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व को लोग पसंद नहीं करते या हिंदुत्व के प्रति उनका वो रुझान नहीं है। देखिए, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है फंडामेंटलिज्म की या रिलीजन की, चाहे इस्लामिक हो या हिंदू फंडामेंटलिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, वो बुनियादी तौर पर यही है कि आप धर्म के नाम पर लोगों को उकसाएं और वोट प्राप्त करें। और भारतीय जनता पार्टी टू से कि ये जो मामला है ये बहुत सफलतापूर्वक चला है। मतलब जिन लोगों ने गुजरात से इस एक्सपेरिमेंट को देखा है, मतलब मैं तो चूंकि प्रत्यक्षदर्शी हूँ, 2002 के अंत में पहुंच गया था वहां, तो 2003 से जो मैंने सब देखा है वहां, वो काफी इसका राइज देखा है कि कैसे, और गुजरात को मैं ये हिंदुत्व की बड़ी लेबोरेटरी मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि जितने फंडामेंटलिज्म के या कट्टरवाद के, हिंदू कट्टरवाद के जितने वैज्ञानिक गुजरात से निकले हैं, वो शायद दुनिया भर में जो आज मौजूद हैं वो वही लोग काम कर रहे हैं। जो विदेशों में जो लोग हैं, मतलब वो इन लोगों को बिल्कुल
मैक्स मूलर की तरह मानते हैं कि अरे ये लोग तो बहुत ही हिंदुत्व के प्रचारक तो यही लोग हैं, मतलब फंडामेंटलिज्म को हिंदुत्व का पर्याय मान लिया गया है विदेशों में इन लोगों की मौजूदगी में। बहुत सारे कम लोगों को पता नहीं है आशुतोष जी, और कोई पूछता भी नहीं है, वो ये कि यूक्रेन से बच्चों को, जो स्टूडेंट्स को निकालने का जो काम था, बाहर निकालने का काम, वो मूलतः किसने किया? मतलब अगर आपसे भी मैं सवाल पूछूं कि क्या आपको पता है कि किसने किया, तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि यूक्रेन से निकालकर उनको जो पड़ोसी देशों की सीमाओं के पार, पोलैंड में, रोमानिया में, तमाम जगह, बुल्गारिया में, जहां सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जो स्वामीनारायण संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने किया, जो कि मोदी जी के बहुत नजदीक हैं, और जिन्होंने, आपने सुना हो कि अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। अब इस चीज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है कि एक जो ये जो प्रयोग है हिंदुत्व का, हम उसको एक बड़ा लोकलाइज करके देखते हैं कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल है। मैं इसको मानता हूं कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये ग्लोबल है। और ये ग्लोबल इसलिए है कि इसका जो प्रचार और प्रसार है एक योजना के तरीके से बहुत सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अब मैं एक चीज जो आपको बताता हूं, जो उस पर एक बात करना चाहिए कि बीजेपी ने, संघ ने, आरएसएस ने, जनसंघ ने और बीजेपी ने सिर्फ 3 पॉलिटिकल लीडर्स पैदा किए हैं अब तक, सबसे बड़े, जो जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी मतलब नेशनली भी है और ग्लोबली भी है। अब कंपेयर टू कांग्रेस अगर आप देखें कि कांग्रेस ने कितने किए हैं, तो आपको पता चलेगा कांग्रेस में तो एक लाइन लगी हुई है 20 लोगों की, पर इसमें केवल 3 है। ये 3 कौन है कि एक तो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी है, एक आडवाणी है, मतलब इसको क्रम बदलना पड़ेगा, आडवाणी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, और फिर मोदी है। आप ये बताइए कि जो मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी है, या मोदी की ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी एज ए हिंदू लीडर, वो आडवाणी की और वाजपेयी की नहीं हुई। और मोदी इज ए रिसेंट फेनोमेनन, वो जो कि 2000 बाद के गुजरात के दंगों के बाद से इमर्ज हुए हैं। 2013 में मेरी इनसे बात हुई मोहन भागवत से, लंबी, इंदौर में, और 2013 के अंत में। मैं उस बातचीत में नहीं जा रहा हूँ, वह बहुत कई चीजों पर हुई। मैंने उनसे पूछा कि आडवाणी जी के प्रति आपकी नाराजगी का रीजन क्या है। उन्होंने कहा कि आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए और कराची में, और उन्होंने वो हमसे बगैर पूछ के गए। इट मीन्स वहां जो उन्होंने मजार पर जो विजिटर्स बुक में लिखा, वो ये लिखा कि ये जो उसका भावार्थ है कि ये जिन्ना जो थे हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक थे, और उनको एक सेक्युलर किस्म का नेता उन्होंने करार दिया। अब हुआ ये कि उसके बाद से ये 2005 की बात है, जबकि मतलब सरकार में नहीं थे, मतलब सरकार जा चुकी थी 2004 में इनकी, अपने वाजपेयी जी की। 2005 में जब वो लौट के आए आडवाणी जी, तब से वो पूरी तरह जो मेन स्ट्रीम है आरएसएस और बीजेपी का, उससे बाहर हो गए जी। अब आप सोचिए कि जिस आदमी ने रथ यात्रा निकालकर भारतीय जनता पार्टी को या जनसंघ को, जो भी कहें आप, उस समय की जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, उसके एक कदम ने, कि वो जिन्ना की मजार पर चले गए, उनको मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया। मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मोदी जी का जो मामला है, वो ये नहीं है कि वो एक चुनाव जीतने के लिए या चुनाव हार रहे हैं
उसके लिए उनको लग रहा है कि इस मामले पर लौटना चाहिए। अगर अगर वो बंद कर दें इसको, हिंदुइज्म की बोगी को रेस करना बंद कर दें और नेहरू बनने की कोशिश करें, तो दिक्कत क्या होगी कि जो अभी तक अचीव किया है पूरा का पूरा संघ ने या जनसंघ ने या बीजेपी ने, पूरा का पूरा ग्राउंड जीरो पर आ जाएगा। तो इनका जो हिंदुत्व का कोर है उस पर लौटना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो मामला है ये इलेक्शन से ज्यादा बड़ा मामला है। ये इलेक्शन नहीं है, केवल हम इसको इलेक्शन की टर्म में देख रहे हैं, पर ये जो बहुत बड़ा हिंदू समुदाय है उसको एक करने का पूरा मामला है। अगर आप इसको टाइम होगा तो हम बात करेंगे कि अमेरिका में जो एक मैंने बीच में एक जगह कहा था आपसे जी कि 40% अमेरिकन सप्ताह में मतलब रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं, मतलब क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, पर सिर्फ 20% ही एक सप्ताह में एक बार चर्च जाते हैं। और वहां अब जो चुनाव का मुद्दा है वो जो इन्होंने बनाया है, ट्रंप ने, वो ये बनाया है कि जो क्रिश्चियनिटी है, ईसाई धर्म खतरे में है, इसलिए आपको डेमोक्रेट्स को हटाना चाहिए। ये जो आया है कि अगर ये बंद कर दें, मोदी जी जो चीज आप उठा रहे हैं या मैं उठा रहा हूं कि ये अमरोहा में उन्होंने क्या कहा, मुसलमानों के खिलाफ क्या कहा है, हिंदुइज्म को लेकर क्या कहा, यह भारत सभी धर्मों के लिए एक है, सभी धर्मों के लिए और हिंदुओं के लिए नहीं है। जो उनका मतलब एक ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये जो फंडामेंटलिज्म का पूरा एग्जिस्टेंस है उसके लिए डेट्रीमेंटल होगा, और ये उसको मतलब बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी को डिमोलिश कर देगा। हमको सिर्फ अब उस दिन का इंतजार करना चाहिए 7 चरणों में। मतलब आपको एक चीज और बताता हूं मैं कि जब अखिलेश ने जिन्ना की तुलना 2021 में इनसे की, महात्मा गांधी से, पटेल से, नेहरू से, ये कहा कि उनका भी इन सब का जो योगदान था आजादी की लड़ाई में, तो अखिलेश के पीछे पड़ गए थे सारे के सारे। अगर आप याद करें तो ये तक मांग हुई थी कि इनका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये जो आपको और हमको केवल ये प्रतीक्षा करनी है कि ये लोग अब आगे चल के 7वें चरण तक पहुंचते पहुंचते ये नहीं कहें कि भाई हिंदुत्व खतरे में है और आप लोगों को जो हिंदू है वो उनको एक होना चाहिए। तो अगर आप देखें कि ट्रंप का जो फेमस पिक्चर है, अगर पिछले चुनाव का अगर आपने फॉलो किया हो अमेरिका के, तो व्हाइट हाउस से पैदल निकल के जाते हैं अपने सामने की जो सबसे पुरानी चर्च है, और उसके सामने खड़े होकर वो बाइबिल के साथ फोटो खिंचवाते हैं, जबकि उन्होंने बाइबिल कभी पढ़ी नहीं है। ये मामला थोड़ा सा अलग है। अब ये जो फंडामेंटलिज्म है, ये चुनावी फंडामेंटलिज्म से अलग है। इसलिए अलग अब इसलिए भी हो गया है कि बीजेपी को ये लगता है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस हिंदुओं के साथ नहीं है। मतलब वो जब कहते हैं शहजादा या जो भी शब्द आपने बताए पूरे के पूरे चीजें जो बताई, मुस्लिम लीग, उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग ढूंढते हैं। इसका मतलब यह है कि जो जातिगत जनगणना के बाद जो राहुल गांधी ने एक नया ऑफेंसिव शुरू किया है, उससे बीजेपी को लगता है कि अब पोलराइजेशन, जो रिलीजियस पोलराइजेशन है, उसको एक नए डायमेंशन में ले जाना पड़ेगा, नई ऊंचाइयों पर ले जाना पड़ेगा। इसलिए अब आप देखिएगा आने वाले दिनों में जो फियर कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं। मतलब आज भी अगर आप CSDS के संजय कुमार का एक आर्टिकल देखें जो मैंने एक्स पर शेयर किया है, उसमें उन्होंने कहा है उसी सर्वे का जिसका हम लोग जिक्र करते हैं, उदाहरण देते हुए कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई इश्यूज तो हैं,
पर जो हिंदुत्व है वो बेसिक है, मतलब वो मुख्य मुद्दा है जो वो कह रहे हैं। और उसमें से जो लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे की जो कुछ छुपी हुई बातें हैं जो पहले उजागर नहीं की गई थी, वो अब उजागर की जा रही है। इसका मतलब ये कि ये जो चुनाव है एक 7वें चरण तक जाते जाते एक नए मोड में प्रवेश करेगा, और उस मोड का जो कल्मिनेशन होगा वो ये होगा कि मोदी जी बहुत ज्यादा एक आक्रामक तरीके से हिंदुत्व के पैरोकार बन के उभरेंगे, और वो उनके लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो अपनी जो बुनियादी उनका जो अचीवमेंट है, जो बेसिक है उनकी पार्टी का या संघ का, वो खत्म हो जाएगा अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो जिस रास्ते पर राहुल गांधी उनको ले जाना चाहते हैं, अगर उस रास्ते पर चले जाएंगे तो पूरी की पूरी संघ की विचारधारा खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप पाते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में जाति जनगणना पर कोई बात नहीं है। आज अमित शाह कहते हैं कि रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा, आज उन्होंने कहा, पर घोषणा पत्र में यह नहीं है कि वो रिजर्वेशन की लिमिट को कांग्रेस की घोषणा पत्र की तरह 50% से ऊपर कर देंगे, या महिलाओं के लिए इस तरह का रिजर्वेशन कांग्रेस कह रही है उस तरह का कर देंगे। तो बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, पिछड़ों को अपनी बराबरी पर खड़ा करने के खिलाफ है। यानी कि जो पूरी की पूरा थॉट है मनुस्मृति का या एक तरह की हिंदू सुप्रीमेसी का, उसको आगे चलाना, आगे बढ़ाना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, 100 साल तक आगे जिंदा रहने के लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 बेहतर तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन करके हमारे दर्शकों के सामने रखा। इसलिए दर्शकों की बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि जो बात नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ उठाने की, रखने की कोशिश करें, वो क्यों रख रहे हैं। क्या वो महत्व चुनावी है या चुनाव के इतर भी कुछ इसमें है। ये चुनावी महत्व नहीं है, ये अब दरअसल अपना अपना जो पूरी विचारधारा है उसको नए सिरे से लोगों के सामने रखने की और उनको याद दिलाने की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू।